नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यह वीडियो रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग ग्रुप डी के क्वेश्चन, एलपी के क्वेश्चन, आरपीएफ के सारे पूछे हुए प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि अगर आज का क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 1 फरवरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला शिफ्ट कैसा प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए पूछा गया है कि पेंसिलियम क्या है। तो पेंसिलियम मेरे दोस्त क्या है, तो पेंसिलियम एक प्रकार का कवक है। क्या है मेरे दोस्तों, तो पेंसिलियम एक प्रकार का कवक है। आगे चलते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है मेरे दोस्तों। तो एलपीजी के फुल फॉर्म क्या है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है मेरे दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे चलते हैं, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो ईस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है मेरे दोस्तों विटामिन B12। क्या कहते हैं इसको, विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम क्या है मेरे दोस्तों, तो साइनोकोबाल्मिन। क्या है मेरे दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। आगे चलते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड मेरे दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था मेरे दोस्तों। आपसे पूछे मेरे दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो कहाँ हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड मेरे दोस्तों पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और मेरे दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बोले नायक कौन था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नायक था मेरे दोस्तों जनरल डायर। कौन था, जनरल और डायर था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मेरे दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक थे एलन ट्यूरिंग। क्या थे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक थे एलन ट्यूरिंग। आगे चलते हैं, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, तो प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था। कब प्रस्तुत हुआ मेरे दोस्तों, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ था, 1968 ईस्वी में। आगे चलते हैं, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो पहला परमाणु परीक्षण मेरे दोस्तों 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से मेरे दोस्तों प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री विकल्प से ऑप्शन से था, यानी कि राज्यपाल प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते। अगर मुख्यमंत्री भी ऑप्शन में रहता मेरे दोस्तों तो आप लोग महाभियोग की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री को भी नहीं हटा सकता और प्रधानमंत्री को भी हटाया नहीं जा सकता। ये ऑप्शन से सही होने वाला प्रश्न था। आगे चलते मेरे दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है, तो महावीर का जन्म स्थल मेरे दोस्तों वैशाली के कुंडग्राम में है। कहाँ है, वैशाली के, वैशाली कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों, बिहार का वैशाली एक जिला है मेरे दोस्तों। वैशाली के कुंडग्राम जगह में हुआ था भगवान महावीर का जन्म स्थल। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी, तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की थी, दांडी सत्याग्रह में की थी। तो दांडी सत्याग्रह कब चला था मेरे दोस्तों, तो 1930 ईस्वी में चला था। कब चला था, दांडी सत्याग्रह पूछे अगर आपसे कि कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है मेरे दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेरे दोस्तों पूरा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से आता है। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष मेरे दोस्तों अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ये बोले मेरे दोस्तों कि कब बनी थी, तो 1925 ईस्वी में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कब बनी थी मेरे दोस्तों, तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में मेरे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। आगे चलते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, तो दिलवाड़ा जैन मंदिर मेरे दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिला के निकट माउंट आबू नगर में है। कहाँ है, तो राजस्थान के सिरोही जिला के निकट है माउंट आबू नगर में। आपसे सीधा पूछेगा दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू नगर राजस्थान में पड़ता है, सिरोही जिला में। आगे चलते हैं, वर्तमान में कितने PSU बैंक है, वर्तमान में कितने PSU बैंक है मेरे दोस्तों, तो 12 है। 12 जो है वर्तमान में PSU बैंक है। आगे चलते हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित है, तो संविधान में नीति निर्देशक तत्व तो मेरे दोस्तों भाग कितना, भाग 4 में है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व तो लिया गया है कौन देश से, तो ये आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया गया मेरे दोस्तों, अगर पूछे कौन देश से लिया गया तो आयरलैंड से लिया गया। और नीति निर्देशक तो कितना भाग में आता है, तो भाग 4 में आता है। अगर आपसे पूछे कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं, तो 36 से लेकर के 51 में मेरे दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आते हैं, भाग 4 में आते हैं। लिया कहां गया से, तो आयरलैंड से। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा कहां है, तो दीफू दर्रा मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। आगे चलते हैं,
केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम मेरे दोस्तों आम्र वर्षा। आम्र वर्षा होती है मेरे दोस्तों, इससे आम फसल को ना हानि पहुंचता है, इसलिए इसको आम्र वर्षा नाम दिया गया मेरे दोस्तों। केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है आम्र वर्षा। आगे चलते हैं, किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? तो किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? तो चेन्नई को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? चेन्नई शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल सिटी किसे कहा जाता है? तो चेन्नई को। और सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली पूछे तो मेरे दोस्तों किसे कहा जाएगा? तो बेंगलुरु को कहा जाएगा। भारत के सिलिकॉन वैली किसे कहा जाएगा? तो बेंगलुरु के। आगे चलते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक मेरे दोस्तों हेनरी लुई बिबिन डेरोजियो थे। कौन थे? तो हेनरी लुई बिबिन डेरोजियो थे मेरे दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। आगे चलते हैं, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत मेरे दोस्तों 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी मेरे दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत। आगे चलते हैं, अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? ये करेंट अफेयर क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो कौन था मेरे दोस्तों? अर्पणा कुमार। आईपीएस भी थे और आईटीबीपी अधिकारी भी कौन थे मेरे दोस्तों? पहली महिला भारतीय है तो ये अर्पणा कुमार है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करना किस बार शुरू किया गया था? तो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मेरे दोस्तों कब से शुरू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुआ है। कब से हुआ है? यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना कब से शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुआ है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, वातावरण में किसके मौजूद होने से हाई फीवर या फिर एलर्जिक रिनिटिस हो जाता है? वातावरण में किसके मौजूद होने से हाई फीवर या फिर एलर्जिक रिनिटिस हो जाता है? तो पराग जवर के होने से। किसके होने से? तो पराग, क्या पराग या फिर इसको पॉलिन भी बोल सकते हैं। किसके मौजूद होने से हाई फीवर या फिर एलर्जिक रिनिटिस हो जाता है? तो पराग होने से यानी कि पॉलिन होने से। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा है? भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा है? तो कविता गोपाल। किसने रचा मेरे दोस्तों? कविता गोपाल ने भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने के लिए आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास को रचा है। आगे चलते मेरे दोस्तों, पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। पूछे मेरे दोस्तों कि कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच में हुए थे। इसमें हर जन को कुछ मान्यता दिया गया था मेरे दोस्तों पूना पैक्ट के माध्यम से। आगे चलते हैं, चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार मेरे दोस्तों हैदराबाद में है। कहाँ है चार मीनार? पूछता है मेरे दोस्तों कि अगर आप चार मीनार में घूर रहे हैं, या गोलकुंडा का किला भी एक है मेरे दोस्तों, वो भी हैदराबाद में है। क्वेश्चन आया हुआ था ग्रुप डी में, गोलकुंडा, अगर आप गोलकुंडा के किला में घूर रहे हैं तो आप किस राज्य में घूर रहे हैं? तो मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि हैदराबाद जो है किस राज्य में पड़ता है? तो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। कौन सा राज्य में पड़ता है? तेलंगाना राज्य में पड़ता है मेरे दोस्तों। पहले जो था से हैदराबाद आंध्र प्रदेश में राज्य पड़ता था, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या है मेरे दोस्तों? अमरावती है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और गोलकुंडा का किला भी बोले तो हैदराबाद। अगर आपसे राज्य पूछे तो राज्य आपको तेलंगाना जवाब देना है, आंध्र प्रदेश बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मेरे दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। कौन करते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ हो गया। सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? तो सीएसओ की स्थापना हुआ था मेरे दोस्तों 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, इनमें से कौन यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक का विजन नहीं है? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों ऑप्शन से देखने लगता, तो मेरे दोस्तों इसको आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को 1/3 कम करना। 1/3 कम करना मेरे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक का कोई लक्ष्य नहीं था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प से होने वाला प्रश्न ही था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है मेरे दोस्तों? दूरी इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक पूछता है मेरे दोस्तों कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो बड़ी बोलेगा मेरे दोस्तों तो आपको आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पारसेक। प्रकाश वर्ष भी एक इकाई है दूरी मापने की, और पारसेक
से हम लोग दूरी को मापा जाता है कि लंबी दूरी आपसे पूछे तो हम लोग किससे मापेंगे, प्रकाश वर्ष से। लेकिन अगर बड़ी दूरी आपसे पूछ दे उसी प्रकार से हम लोग किसे बड़ी दूरी को मापते हैं, पारसेक से। जिस प्रकार मेरे दोस्तों सबसे लंबी नदी अगर पूछता है तो कौन सी नदी होती है, सबसे लंबी नदी होता है नील नदी। लेकिन अगर आपसे सबसे चौड़ी नदी पूछ दे तो सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाती है, तो अमेजन हो जाती है मेरे दोस्तों। इसी प्रकार आप दोनों को क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है मेरे दोस्तों, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो है से उच्च न्यायालय के अधीन में कार्य करता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन कौन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है मेरे दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब ऊर्जा है मेरे दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन कौन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब मेरे दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएंगे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। आगे चलते हैं, प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है, तो प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा कौन देश में मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा है ईरान में। कौन देश में है, ईरान में है। लेकिन दूसरा बोल देंगे मेरे दोस्तों तो दूसरा में सबसे कहाँ हो जाएगा, रूस में हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है, ईरान में, दूसरा में हो जाएगा रूस में। आगे चलते हैं, भारत के सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी कौन है, भारत के सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी कौन है, तो ONGC। ONGC हो गया मेरे दोस्तों, तो ONGC का स्थापना आपसे पूछे तो ONGC का स्थापना कब हुआ था, तो ONGC का स्थापना हुआ था मेरे दोस्तों 1956 ईस्वी में। कब हुआ था, ONGC के स्थापना हुआ था 1956 ईस्वी में। भारत के सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी मेरे दोस्तों ONGC। आगे चलते हैं, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है, कौन सी लोक कला है मेरे दोस्तों जो घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है, तो कोलम है। कौन सा मेरे दोस्तों, कोलम हो जाएगा, जो घर को फर्श को हम लोग सजाने के लिए करते हैं। और कोलम मनाया कहाँ जाता है लोक कला, तो कोलम मेरे दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कोलम एक लोक कला है मेरे दोस्तों जो शुभ अवसर पर घर के फर्श को सजाते हैं, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, जीन प्रिय हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है, जीन प्रिय हैरिसन जो है कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी पुस्तक लिखी है, तो पुस्तक कौन सा है मेरे दोस्तों, द एज ऑफ टाइम द ऑथोरेटिव बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला। तो क्या हो जाएगा, द एज ऑफ टाइम द बायोग्राफी द ऑथोरेटिव बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला के नाम पर पुस्तक लिखी है मेरे दोस्तों। HIV वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो HIV वायरस के कारण होने वाला रोग मेरे दोस्तों एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा मेरे दोस्तों, HIV वायरस के कारण होने वाला रोग हो जाएगा। आगे चलते हैं, एपिहेड्रा पादप किस वंश का है, तो एपिहेड्रा पादप कौन वंश का है मेरे दोस्तों, जिम्नोस्पर्म का। एपिहेड्रा पादप आपसे जब भी पूछे तो जिम्नोस्पर्म वंश का है मेरे दोस्तों, एपिहेड्रा पादप जिम्नोस्पर्म वंश का है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, देखिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों, तो 0 होती है। कितनी होती है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। आगे चलते हैं, पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था, आई पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ था मेरे दोस्तों, पूना पैक्ट फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था और कब हुआ था, तो मैं आपको बताया था मेरे दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें हरिजन लोग को मान्यता दिया गया था मेरे दोस्तों, हरिजन लोग दलित वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को थोड़ा सा मान्यता के रूप में यहाँ वैल्यू दिया गया था 1932 ईस्वी में। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ है, तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ मेरे दोस्तों 1876 ईस्वी में। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ है, 1876 ईस्वी में। आई बताया था मेरे दोस्तों आप लोग के भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई है, तो इंटरनेट की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कितना हुआ था, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई थी इंटरनेट की शुरुआत। और टेलीफोन का आविष्कार आपसे पूछे तो सन 1876 ईस्वी में हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आगे चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर मेरे दोस्तों गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, तो गांधी जी का गुरु का नाम था मेरे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ बोल रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किस हत्याकांड के बाद मेरे दोस्तों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, नवंबर 2020 ईस्वी तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। नवंबर 2020 ईस्वी तक पूरा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों, तो राजीव कुमार थे, जो नवंबर 2020 ईस्वी तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, सचिन तेंदुलकर किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था मेरे दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ मेरे दोस्तों 100वां शतक लगाए थे सचिन तेंदुलकर। आगे चलते हैं,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जंगली जानवरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सो खतरा बना हुआ है? तो नेशनल हाईवे 37। कितना? नेशनल हाईवे मेरे दोस्तों 37 यानी कि 37 जो है सो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जंगली जानवरों के लिए खतरा बना हुआ है। काजीरंगा किस लिए फेमस है मेरे दोस्तों? तो काजीरंगा जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। और काजीरंगा है कहाँ? तो असम में है। असम में है मेरे दोस्तों काजीरंगा, और काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए विख्यात है। और नेशनल हाईवे 37 जो है मेरे दोस्तों वहाँ के जंगली जानवरों के लिए खतरा बना हुआ है। आगे चलते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ मेरे दोस्तों? पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। और यूनेस्को का स्थापना पूछे आपसे मेरे दोस्तों, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। और यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध हुआ कब था मेरे दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून, कितना हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। कौन था मेरे दोस्तों? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। और हुआ कब था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, 2014 ईस्वी में भारत रत्न किसे किसे मिला है? तो 2014 ईस्वी में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला है। और फिर किसे मिला है? तो CNR राव को मिला है। किसे मिला? सचिन तेंदुलकर को और CNR राव को मिला है मेरे दोस्तों 2014 में भारत रत्न। आगे चलते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे मेरे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा मेरे दोस्तों अंतरिक्ष में गए कब थे? तो 1984 ईस्वी में। आपको बता दूं 1984 ईस्वी में मेरे दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री बनकर गए थे, प्रथम भारतीय थे। चलिए आगे चलते हैं, अमारुत योजना किससे संबंधित है? तो अमृत योजना, अमारुत होगा सॉरी मेरे दोस्तों, अमृत यहाँ पर नहीं, अमारुत योजना होगा। अमारुत योजना किससे संबंधित है? तो शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, शहरों में जीवन की गुणवत्ता की सुधार के लिए मेरे दोस्तों अमारुत योजना जो है सो प्रख्यात है, यानी कि विख्यात है। आगे चलते हैं, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है? तो इंदिरा आवास योजना। इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया योजना था मेरे दोस्तों इंदिरा आवास योजना। और इसी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। किस योजना का बोलेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया? तो इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, FAO के सर्वे सोफिया 2020 के अनुसार मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? FAO के सर्वे सोफिया 2020 के अनुसार मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है मेरे दोस्तों कौन सा देश? चाइना है। चाइना जो है मछली उत्पादन में सबसे विश्व में नंबर 1 देश है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा पैलेस है? तो रायसीना की पहाड़ी पर मेरे दोस्तों राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय है। पूछा कि राष्ट्रपति का कार्यालय मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति का आवास एवं कार्यालय जो है से कौन सी पहाड़ी है? तो रायसीना की पहाड़ी पर है मेरे दोस्तों। रायसीना की पहाड़ी के पीछे है राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय। आगे चलते हैं, झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो झूठ पकड़ने वाली मशीन है मेरे दोस्तों पॉलीग्राफ। कौन है? झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम क्या है मेरे दोस्तों? पॉलीग्राफ है। आगे चलते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो इकोलॉजी शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है। किसने दिया है? इकोलॉजी शब्द दिया अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया था? 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई। आगे चलते हैं, हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सही तरीका कौन सा है? अगर हॉस्पिटल में कचरा हो जाता है मेरे दोस्तों तो निपटान का उसको सही तरीका कौन सा है? तो सही तरीका हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? भस्मीकरण, ऑथोक्लेविंग और इनक्यूबेशन। ऑथोक्लेविंग हो जाएगा और इनक्यूबेशन हो जाएगा, यानी कि भस्मीकरण। उसको हम लोग जला के आग लगा के मेरे दोस्तों हॉस्पिटल के कचरे का निपटान का सही तरीका मेरे दोस्तों कौन सा है? तो भस्मीकरण। आगे चलते हैं, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो द एशियाटिक से स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किसने के द्वारा हुए थे? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले या फिर भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोले तो किसे बोला जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों,
कौन सा शासक जो था से बीना बाधक में निपुण था? कौन सा शासक जो था, गुप्त शासक था, ये बीना बाधक में निपुण था, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मेरे दोस्तों गुप्त शासक था और बिना बाधक में सबसे निपुण था कौन? तो समुद्रगुप्त। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मेरे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। आगे चलते, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कहां से? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मेरे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा दिया गया था। नारा का नाम क्या है? तो या फिर क्या था मेरे दोस्तों? करो या मरो। करो या मरो का नारा पूछेगा कि कौन सा आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन चलाया गया था मेरे दोस्तों मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, उसमें एक नारा दिया गया था, करो या फिर मरो। आगे चलते हैं, चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? तो चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर मेरे दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण वो काला हो जाता है। किसे क्रिया करने के कारण? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण वो काला पड़ जाता है मेरे दोस्तों। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित रचना मेरे दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंचतंत्र मेरे दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है मेरे दोस्तों? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड रिपन। किसे है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है मेरे दोस्तों लॉर्ड रिपन हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल है मेरे दोस्तों सो मिल्की वे गैलेक्सी में है। कौन से है? तो मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला भी इसे कहा जाता है। तो मिल्की वे बोले चाहे फिर दुग्ध मेखला गैलेक्सी बोल सकते हैं। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में है? तो दुग्ध मेखला गैलेक्सी में, नहीं कि मिल्की वे गैलेक्सी में जाएगा। आगे चलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मेरे दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरे दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे की स्थापना यानी कि घोषणा किया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मेरे दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है मेरे दोस्तों? 1973 ईस्वी। कहीं कहीं आपको देखने में 1974 ईस्वी भी लिखा हुआ होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, भारत में मतदान देने की आयु, न्यूनतम आयु कितना है? तो भारत में मतदान देने की आयु मेरे दोस्तों 18 वर्ष है। कितना है? भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। दोस्तों 18 वर्ष से पहले भारत में मतदान की आयु पहले 21 वर्ष का था, तो उसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था मेरे दोस्तों? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। कितना में? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में। उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष के लोग पहले वोट दिया करते थे, लेकिन उसको घटा करके 3 वर्ष घटा दिया गया और 18 वर्ष की आयु को निर्धारित कर दिया गया कि 18 वर्ष से जो भी आदमी उम्र पूरा कर चुका है वो मतदान के लिए कर सकता है अपना। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति मेरे दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व मेरे दोस्तों आयोडीन। क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व मेरे दोस्तों आयोडीन हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन होता है मेरे दोस्तों 21 दिसंबर को। कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। आगे चलते हैं, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश के द्वारा मेरे दोस्तों 111 किलोमीटर निरूपित होता है। कितना होता है? 1 डिग्री अक्षांश के द्वारा 111 किलोमीटर निरूपित होता है। आगे चलते हैं, नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने % भाग पर वन आच्छादित है? नासा के अनुसार विश्व का कुल ने कितने % भाग पर वन आच्छादित है? तो 31% पर मेरे दोस्तों पूरा वर्ल्ड का वन भाग आच्छादित है। आगे चलते हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995। और 15 अगस्त 1995 में दोस्तों बताया था भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को ही। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 के। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में मेनू क्या प्रदर्शित करता है? तो कंप्यूटर में मेनू कमांड प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है मेरे दोस्तों? कंप्यूटर में मेनू जो है सो कमांड प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? कमांड प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, उलट बासिया किस भारतीय कवि से संबंधित है? उलट बासिया जो है सो किस भारतीय कवि से संबंधित है? कबीर से। किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? कबीर से जो है उलट बासिया जो है सो कबीर से संबंधित है। आगे चलते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो सबसे कम शहरीकरण मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश का हुआ है। सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश का। सबसे कम लिंगानुपात पूछे आपसे मेरे दोस्तों, तो सबसे कम लिंगानुपात कौन सा राज्य का है? तो हरियाणा
हरियाणा हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात कौन सा राज्य का हो जाएगा? हरियाणा। और सबसे ज़्यादा पूछे लिंगानुपात कौन राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मेरे दोस्तों केरल राज्य का है। किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो केरल राज्य का है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का हो जाएगा। और सबसे कम शहरीकरण किस राज्य में हो? तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग से पहले मेरे दोस्तों योजना आयोग का 1950 में गठन हुआ था, और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे दोस्तों? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के जो पीएम होते हैं, वो नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ करते हैं। यानी कि भारत के आपसे पूछे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो 2015 ईस्वी में भारत के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री 2015 में कौन था मेरे दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और अभी भी बोलेगा तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी ही है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत जो है से अनुच्छेद 18 में है। कितना मेरे दोस्तों? उपाधियों का अंत जो है से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 243 जो है से किससे संबंधित है? तो बता दूं आपको दोस्तों, अनुच्छेद 243 भाग 9 में आता है। और भाग 9 में क्या है? तो पंचायत का उल्लेख है। और पंचायत अनुच्छेद कितना? तो 243 से लेकर 243 के टवर्गीय न्याय तक। कहाँ तक? 243 से लेकर 243 के टवर्गीय न्याय तक अनुच्छेद 243, और भाग पंचायत 9 में और पंचायत का उल्लेख है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित सही कथन कौन सा है? आपको वहां 4 विकल्पों में से एक विकल्प को सही ऑप्शन को चुनना था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से सही संबंधित कथन कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है तो पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मेरे दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो भारत का राज चिन्ह जो है जो अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ वाराणसी यानी कि यूपी में पड़ता है। कहाँ है? सारनाथ आपसे पूछे कहाँ है? तो यूपी में है, बनारस में पड़ता है मेरे दोस्तों। भारत का राज चिन्ह जो अशोक का सिंह स्तंभ जो सारनाथ वाराणसी यूपी में है। आगे चलते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ था? तो फीफा वर्ल्ड कप मेरे दोस्तों फीफा संबंधित कौन सा खेल से है? तो फीफा फुटबॉल से संबंधित है मेरे दोस्तों। और 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? फीफा वर्ल्ड कप 2018 में जो हुआ था सो रूस में हुआ था। आगे चलते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व कौन राज्य में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में। आपसे पन्ना राष्ट्रीय टाइगर भी पूछे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पन्ना भी मध्य प्रदेश में हो जाओ। कान्हा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हॉर्निबल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो हॉर्निबल एक त्यौहार मनाया जाता है मेरे दोस्तों, वो कहाँ का है? तो नागालैंड का है। नागालैंड का त्यौहार है मेरे दोस्तों हॉर्निबल जो है सो नागालैंड में मनाया जाता है। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों कि किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी है मेरे दोस्तों कौन राज्य का? तो नागालैंड का जो राजकीय भाषा है मेरे दोस्तों सो अंग्रेजी है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया देश में हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में सभी एटीएम ऑपरेट कौन करता है? भारत में सभी एटीएम ऑपरेट कौन करता है? तो एटीएम फुल फॉर्म क्या बताया था मेरे दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन था मेरे दोस्तों। तो भारत में सभी एटीएम को ऑपरेट कौन करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई कौन करता है मेरे दोस्तों? एटीएम को ऑपरेट करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई करता है। भारत में सभी एटीएम को ऑपरेट करता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित है गांधी पीस प्राइज 2018 किसे दिया गया था? तो कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित है गांधी पीस प्राइज 2018 तो किसे मिला था मेरे दोस्तों? तो यूहिल सासाकावा को मिला है। किसे मिला है? तो यूहिल सासाकावा को मिला है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो जापान से बिलोंग करते हैं मेरे दोस्तों यूहिल सासाकावा। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे मेरे दोस्तों? चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त बोले, कौटिल्य भी इनका उपनाम है मेरे दोस्तों। विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य तीनों के तीनों इनको उपनाम है मेरे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य भी बोल सकते हैं, विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं और कौटिल्य भी बोल सकते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉक वाइज जो है कौन सा ग्रह रोटेट करता है मेरे दोस्तों? तो शुक्र और अरुण। कौन सा? तो शुक्र और अरुण मेरे दोस्तों घड़ी की दिशा में रोटेट करता है। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि कौन सा ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो शुक्र और अरुण है मेरे दोस्तों जो सभी ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं मेरे दोस्तों।
आगे चलते हैं, आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? तो आधुनिक प्रिंटर की स्पीड मेरे दोस्तों पेज पर मिनट में मापी जाती है, पीपीएम में। किसी में मापी जाती है? तो आधुनिक प्रिंटर की स्पीड पीपी में मापी जाती है। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेज पर मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेज पर मिनट। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो पेज पर मिनट में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? आपको यह क्वेश्चन में विकल्प से ऑप्शन से छांटना था मेरे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं था मेरे दोस्तों? स्कैनर। स्कैनर जो है सो आउटपुट डिवाइस नहीं मेरे दोस्तों, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। और आपको आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं पूछ रहा था तो स्कैनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता, आपको वहां विकल्प से छांट देना था। आगे चलते हैं, 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? तो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1885 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर यानी कि तैराक कौन है? ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले तैराकी कौन से हैं? तो माइकल फेल्प्स से मेरे दोस्तों, जो सबसे ज्यादा अभी तक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं तैराकी के क्षेत्र में। तैराकी कौन है? तो माइकल फेल्प्स से मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? अंग्रेज लोग को सूरत में व्यापार करने के लिए कौन सा मुगल शासक ने अनुमति दिया था मेरे दोस्तों? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी। अनुमति दिया था जहांगीर ने मेरे दोस्तों अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए। आगे चलते हैं, किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्राइटनेस कमजोरी हो जाती है? तो कलर ब्राइटनेस पूछेगा मेरे दोस्तों, या फिर जेरोपैथेल्मिया भी पूछ सकता है, या फिर रतौंधी भी बोल सकता है मेरे दोस्तों। तो कौन सा विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से मेरे दोस्तों कलर ब्राइटनेस, जेरोपैथेल्मिया या फिर रतौंधी भी हो सकता है मेरे दोस्तों विटामिन ए की कमी से। आगे चलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनएसई, एनएसई का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो एनएसई का मुख्यालय कहाँ हो जाए मेरे दोस्तों? मुंबई में है। कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, काराकोरम पास, पास को हम लोग दर्रा भी बोलते हैं, तो काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो काराकोरम दर्रा मेरे दोस्तों कारगिल और लेह के पास है। किसके पास है? तो काराकोरम दर्रा जो है कारगिल और लेह के पास है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय मेरे दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था मेरे दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 ईस्वी में। तो क्रिप्स मिशन जब भारत में 1942 ईस्वी में आया था मेरे दोस्तों, तो 1942 ईस्वी में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे मेरे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल थे। आपसे पूछ रहा है कि क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों, भारत में आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आजादी बोल रहा है तो समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हो जाता? आजादी से एटली हो जाए, क्लेमेंट एटली। कौन? आजादी से एटली, आजादी एटली, आजादी एटली, आजादी एटली। आप लोग 4 बार माइंड में बोलेंगे, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। आजादी के समय कौन से थे ब्रिटेन में पीएम? तो एटली थे। और क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मेरे दोस्तों अस्थायी कितने सदस्य होते हैं? तो अस्थायी मेरे दोस्तों 10 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? अस्थायी में 10 सदस्य होते हैं, लेकिन अस्थायी में बोले तो अस्थायी में 5 सदस्य होते हैं मेरे दोस्तों। और 5 सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों का मेरे दोस्तों कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और 10 अस्थायी सदस्य तो आपको बताया है मेरे दोस्तों कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं, जीपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? तो जीपीएस से सही कथन आपको चुनना था, ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन है। यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों। और जीपीएस क्या है? तो यह अमेरिका राज्य की सरकार के द्वारा स्वामित्व और अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। क्या है? उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है मेरे दोस्तों। कौन? जीपीएस। आगे चलते हैं, 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य में से मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा सदस्य मद्रास के थे। कहां से थे? सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास से मेरे दोस्तों 49 सदस्य थे। 49 सदस्य थे, मद्रास रियासत के सबसे ज्यादा थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात एक साइक्लोन आया था। क्या था? साइक्लोन अम्फान आया था। तो कहां से आया था? बोल रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया था, साइक्लोन अम्फान।
तूफान कहाँ से आया था? तब बे ऑफ बंगाल। बे मतलब खाड़ी होता है मेरे दोस्तों, और बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से आया था। कौन सा तूफान? साइक्लोन और अम्फान तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था, वो बंगाल की खाड़ी से आया था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है? भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है? तो बीटी कपास को। क्या है मेरे दोस्तों? भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है? तो बीटी कपास को हम लोग अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मालगुडी डेज और फिर एक और पुस्तक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। और स्वामी एंड फ्रेंड्स के भी कौन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण हो जाएंगे मेरे दोस्तों। मालगुडी डेज एवं स्वामी एंड फ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण हो जाएंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है सो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है मेरे दोस्तों? तो विश्व बैंक जारी करता है। कौन? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है सब विश्व बैंक जारी करता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछ सकता है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? संयुक्त अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मरकरी का सामान्य नाम क्या है? तो मरकरी का सामान्य नाम है मेरे दोस्तों क्विक सिल्वर। क्या है? मरकरी का सामान्य नाम क्या है? क्विक सिल्वर है मेरे दोस्तों मरकरी का सामान्य नाम। सोडा वाटर में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो सोडा वाटर में कौन सी गैस मेरे दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारी जल का उपयोग किसमें होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। किसमें होता है? भारी जल यानी कि ड्यूटीओ क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो भारी जल का उपयोग किसमें होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताया था मेरे दोस्तों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय मेरे दोस्तों वाशिंगटन डीसी में ही है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म मेरे दोस्तों पटियाली में हुआ। कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों इस बार 2022 ईस्वी में बिहार एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। बहुत से मेरे फ्रेंड अमीर खुसरो के जन्म को पटियाला में मारकर आ गए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। पटियाली होगा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होगा? पटियाली में होगा। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पेड़ आपसे जब भी पूछे थे कैलिफोर्नियम रेडवुड्स। कौन सा है? कैलिफोर्नियम रेडवुड्स जो है विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है मेरे दोस्तों। और विश्व का सबसे लंबा वृक्ष पूछे आपसे तो यूकेलिप्टस हो जाएगा। अभी मैं आपको क्या बताया था मेरे दोस्तों कि सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी फर्क होता है, उसी प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कैलिफोर्नियम रेडवुड्स हो जाएगा, लेकिन विश्व का सबसे लंबा पेड़ बोला जाता है यूकेलिप्टस हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 ईस्वी को चालू की गई थी। कब चालू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध है मेरे दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। मेरे दोस्तों पानीपत का कितना युद्ध हुए हैं? तो 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध कब हुआ था मेरे दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में मेरे दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें जीता कौन था? बाबर मेरे दोस्तों। बाबर ने जितने युद्ध अभी तक किए हैं सब में बाबर मेरे दोस्तों विजयी हुआ है। बाबर कभी तक हारा नहीं मेरे दोस्तों किसी भी युद्ध में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर उसमें विजयी रहा। आगे पानीपत का दूसरा युद्ध आपसे पूछे मेरे दोस्तों तो कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। किसका किसके बीच हुआ था? तो 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। उसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था मेरे दोस्तों। अकबर ने हेमू को हराया था 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरा युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध आपसे पूछे कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था मेरे दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये क्वेश्चन पीछे इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 मई 1974 ईस्वी में। और दूसरा बोले मेरे दोस्तों तो दूसरा कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में। कब हुआ था दूसरा? 1998 ईस्वी में। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि प्रथम परमाणु परीक्षण जो 18 मई 1974 ईस्वी में हुआ था कहाँ हुआ था? तो पोखरण राजस्थान। तो आप जान रहे हैं इसका नाम क्या था, इसका कोड क्या था? इसका कोड हुआ था मेरे दोस्तों, प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड
कोड था क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो 1998 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्तों, तो उसका कोड क्या था, तो ऑपरेशन शक्ति था। क्या था, दूसरा जो हुआ था उसका ऑपरेशन शक्ति कोड था, और पहला का स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था, हंसते हुए चेहरे बुद्ध का चित्र था, यानी कि स्माइलिंग बुद्धा हम लोग कह सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी। भारतीय एयरफोर्स यानी कि वायुसेना की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। इसी का दिन मेरे दोस्तों एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। और भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, गुजरात के सूरत की रहने वाली 17 वर्ष की उम्र में किस लड़की को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त करके ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी है। गुजरात के सूरत की रहने वाली एकमात्र लड़की 17 वर्ष की उम्र है लड़की के, और कौन सा लड़की है मेरे दोस्तों, तो इसको ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी है खुशी चिंदलिया। क्या है उसका नाम, खुशी चिंदलिया का मेरे दोस्तों ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी गई है यूएनईपी के द्वारा। गुजरात की 17 वर्षीय लड़की है खुशी चिंदलिया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हवा महल का निर्माण किसने करवाया है। हवा महल है कहाँ मेरे दोस्तों, तो हवा महल कहाँ है, जयपुर में है। कहाँ है, हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में है मेरे दोस्तों। इसका निर्माण कौन करा है, तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह। कौन क्या है, जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने मेरे दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है मेरे दोस्तों साल्ट एंजिल जलप्रपात। कौन सा हो गया, साल्ट एंजिल जलप्रपात मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। दोस्तों अगर आपको हमारा द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों तक शेयर करने में थोड़ा सा भी ढिला ही ना करें मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था, तो दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन था मेरे दोस्तों, एक्सिस पावर। एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों, इसमें कितने देश भाग लिए थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे। कितना देश भाग लिए थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिए थे मेरे दोस्तों। और दूसरा विश्व युद्ध आपसे पूछे कि दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था, तो आपको बताऊं कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ कब से कब था, तो दूसरा विश्व 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक हुआ था। कब था, तो 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी के बीच में हुआ था। और मेरे दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिए थे, तो 61 देश इसमें भाग लिए थे। और इसमें धुरी राष्ट्र कौन कौन देश थे, तो धुरी राष्ट्र मेरे दोस्तों जर्मनी, इटली और जापान था। कौन था, जर्मनी और इटली और जापान था मेरे दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है सब कब पारित हुआ था, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम है मेरे दोस्तों इसका हिंदी, ये कब पारित हुआ था, तो 2010 ईस्वी में मेरे दोस्तों एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है सो 2010 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मेरे दोस्तों यूरी गागरिन। कौन थे, यूरी गागरिन जो थे मेरे दोस्तों, ये रूस के निवासी थे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 326 है मेरे दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आगे चलते हैं, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक मेरे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस है। कौन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है मेरे दोस्तों। कौन, सुभाष चंद्र बोस। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक है मेरे दोस्तों EM फोस्टर। कौन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक EM है फोस्टर। अब एक और क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, ए पैसेज टू यहाँ पर इंडिया के जहाँ पर इंग्लैंड रहेगा, कौन रहेगा, ये पैसेज टू इंग्लैंड रहेगा, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी। अगर इंग्लैंड पूछता है तो नीरज सिंह चौधरी, और इंडिया पूछता है तो EM फोस्टर। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे, ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टेस्ट एंड मनी, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टेस्ट एंड मनी पुस्तक लेखन कौन है, तो जॉन मिनार्ड कीन्स है मेरे दोस्तों। कौन है, जॉन मिनार्ड कीन्स जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जॉन मिनार्ड कीन्स। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मेरे दोस्तों अनुच्छेद 50 में वर्णित है। कितना में,
अनुच्छेद 50 में मेरे दोस्तों कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अलग किया गया है। आगे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे दोस्तों 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। कहां से? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कहां से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन पीछे भी शिफ्ट में रिपीट हुए मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुनील अरोड़ा थे मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन करेंट अफेयर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आगे पीछे बदलते रहते हैं मेरे दोस्तों। भारत के वर्तमान मुख्य कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। आगे चलते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मुक्त मैंने निकालना, क्या होता है मेरे दोस्तों? मुक्त मतलब निकालना। तो पौधों में, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को निकालते हैं? तो निकालते हैं मेरे दोस्तों कौन सी गैस को? ऑक्सीजन को। कौन सी गैस को निकालेंगे? ऑक्सीजन को। अगर पूछा कि कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो कौन सी गैस हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो CO2। CO2 के प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और मुक्त बोलेगा तो मुक्त मैंने निकालना, और कौन सी गैस निकालते हैं? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, 2018 ईस्वी में शांति को नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद। किसे? डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है मेरे दोस्तों, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। आगे चलते हैं, संगाई हिरन का निवास स्थान कहाँ पाया जाता है? तो संगाई हिरन का निवास स्थान मेरे दोस्तों मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? संगाई हिरन का निवास स्थान मणिपुर में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बताया था मेरे दोस्तों पीछे कि एक सिंग वाला गैंडा के लिए विख्यात है। कहाँ है? तो असम है मेरे दोस्तों। काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसको से कौन सा नेशनल हाईवे मेरे दोस्तों जो वहाँ के जानवरों के लिए खतरा बना हुआ था? NH कितना था? NH 37 था। कितना था? NH 37 था। नेशनल हाईवे 37 जो है से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जंगली जानवरों के लिए, वहाँ के लिए खतरा बना हुआ है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारतीय सैनिक विद्रोह भी बोल सकते हैं, कब हुआ था? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो 1857 की क्रांति को मेरे दोस्तों हम लोग प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारतीय सैनिक विद्रोह भी हम लोग कहा जाता है। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो पीछे बताया था मेरे दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है मेरे दोस्तों। और सबसे बड़ी नदी आपसे पूछे तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी नदी अमेजन, और सबसे लंबी नदी बोलेगा तो नील नदी हो जाएगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, झेलम का युद्ध के विजेता कौन थे? झेलम का युद्ध के विजेता मेरे दोस्तों सिकंदर ने पोरस को हराया था। किसको हराया था? सिकंदर ने मेरे दोस्तों पोरस को हरा दिया था। कौन नदी के तट पर? तो झेलम का युद्ध के विजेता झेलम के नदी के तट पर हुआ था मेरे दोस्तों। सिकंदर ने पोरस को हराया था, इसलिए झेलम का युद्ध का विजेता सिकंदर कहा जाता है। आगे चलते हैं, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित हुआ? तो ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित हुआ था? सन 1858 ईस्वी में। कब? ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित हुआ था? तो सन 1858 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं, ESS का फुल फॉर्म क्या है? तो ESS का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। क्या? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है मेरे दोस्तों। ESS की फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मार्च 2019 ईस्वी में PM नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पर खोला है? मार्च 2019 ईस्वी में मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पर खोला है? तो ग्रेटर नोएडा में खोला है। कहाँ खोला है मेरे दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी कहाँ पर खोला है मोदी? तो ग्रेटर नोएडा में खोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो OECD का मेरे दोस्तों OECD का सबसे पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्या हो जाएगा? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? O से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय। OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का ही बताया था मेरे दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस फ्रांस में था। IMF का मुख्यालय बताया था कहाँ था? वाशिंगटन DC में था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था? वाशिंगटन DC में था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? ATP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका की ऊर्जा इकाई ATP हो जाएगा। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मेरे दोस्तों कोशिका की ऊर्जा इकाई है ATP का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, 2020 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन डबल्स के विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 ईस्वी में विजेता कौन थे? तो तैमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादिनोविक। कौन? तैमिया बाबोस और क्रिस्टीना मलादिनोविक तो मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेता। आगे चलते हैं,
भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ, यानी कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ मेरे दोस्तों। तो भारत का संविधान 2 बरस 11 माह और 18 दिन में, कितना, 2 बरस 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था मेरे दोस्तों। इसमें करीब कितना लाख रुपया, करीब इसमें 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था मेरे दोस्तों। कितना, 63,68,000 कुछ होता है मेरे दोस्तों। तो इसमें करीब हम लोग 64 लाख रुपये लेके चलेंगे। भारत का संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ, 64 लाख रुपये, और कितने दिन बनकर तैयार हुआ, तो 2 बरस 11 माह और 18 दिन। आगे चलते हैं। किसी भी तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है, तो किसी भी तरल में उपस्थित ठोस कण अगर आकर जमीन पर बैठ जाता है उसको हम लोग अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। उसको सेडिमेंटेशन भी कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो सेडिमेंटेशन, और हिंदी में बात करें तो अवसादन। किसी भी तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था, तो 1991 ईस्वी में राजा चलैया कर सुधार समिति। कौन सा समिति, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन हुआ, तो राजा चलैया कर सुधार समिति। कौन सा समिति, राजा चलैया कर सुधार समिति का मेरे दोस्तों गठन हुआ था। आगे चलते हैं। एंटोमोलॉजी और पॉलिनेशन, एंटोमोलॉजी पॉलिनेशन जो है, यानी कि एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है, तो एंटोमो, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। आप लोग अध्ययन से धर सकते हैं, कीटों का अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो एंटोमोफिली बोल रहा है तो किसके द्वारा होगा, तो कीटों के द्वारा होगा। एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो है, एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होगा, तो कीटों के द्वारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है, तो लोकसभा का प्रमुख होता है मेरे दोस्तों, तो लोकसभा स्पीकर होता है। कौन सा होता है, लोकसभा का प्रमुख होता है। लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का प्रमुख होता है मेरे दोस्तों। प्रकृति में धातु किस रूप में पाए जाते हैं, तो प्रकृति में धातु मेरे दोस्तों कौन सा रूप में, तो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में धातु किस रूप में पाए जाते हैं, तो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। 3 फरवरी के फास्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। फास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन क्या कर रहा है, मई 2019 ईस्वी में किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण सुखोई लड़ाकू जेट से 500 किलोग्राम बर्फ के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो मेरे दोस्तों मई 2019 ईस्वी में किसके द्वारा, कौन सा बोरा, किसके द्वारा राजस्थान के पोखरण में हुआ था सुखोई लड़ाकू जेट से 500 किलोग्राम बर्फ के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ, तो किसके द्वारा, DRDO के द्वारा मेरे दोस्तों सुखोई का परीक्षण हुआ। 500 किलोग्राम बर्फ के जो निर्देशित बम था उसको परीक्षण हुआ DRDO के द्वारा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। द लिटिल बैलेंस पुस्तक का लेखक कौन है, तो लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक मेरे दोस्तों गैलीलियो गैलीली। कौन है, द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक गैलीलियो गैलीली मेरे दोस्तों द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दक्षिणी सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन है, दक्षिणी सूडान मेरे दोस्तों जो शांति सैनिकों को प्रोत्साहन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना कमांडर कौन थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश सदाशिव तिनिकर। कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे शैलेश सदाशिव तिनिकर थे मेरे दोस्तों, जो दक्षिणी सूडान में शांति सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र मिशन के भारतीय सेना के कमांडर थे। कौन, जनरल शैलेश सदाशिव तिनिकर। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है, तो केरल में कौन सा नृत्य मेरे दोस्तों 8 दिन तक किया जाता है, तो कृष्णनाटम। कौन सा, कृष्णनाटम लोक नृत्य है मेरे दोस्तों जो केरल में 8 दिनों तक किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि कृष्णनाटम लोक नृत्य जो है से कौन सा राज्य में किया जाता है, तो केरल राज्य में किया जाता है। कितने दिनों तक, 8 दिनों तक मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर लाइन है मेरे दोस्तों उसका नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा। क्या है, रेड क्लिफ लाइन, यानी कि लाइन को रेखा भी हम लोग बोल सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन कौन देश के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे मेरे दोस्तों, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख थे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, तो कारगिल विजय से। किससे, कारगिल विजय मेरे दोस्तों 26 जुलाई, कब, 26 जुलाई के हुआ था 1999 से मेरे दोस्तों। उसमें भारत ने पाकिस्तान को धोया था मेरे दोस्तों, उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। क्या, ऑपरेशन विजय नाम दिया गया है। तो बोला किससे संबंधित है, तो कारगिल विजय से संबंधित है मेरे दोस्तों। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो 26 जुलाई 1999 से मेरे दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था मेरे दोस्तों इस युद्ध में। तो ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो
बार से। आगे चलते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है मेरे दोस्तों? तो अमेरिका के पास। किसके पास? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास 95 न्यूक्लियर रिएक्टर है मेरे दोस्तों। अगर आपसे दूसरा पूछता है कि दूसरा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है, तो दूसरा सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर मेरे दोस्तों रूस के पास हो जाता है। किसके पास होता है? सबसे ज़्यादा दूसरा में बोलेगा तो रूस, और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार मेरे दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। समानता, समता और समानता का अधिकार मेरे दोस्तों आता है कितना से कितना तक? तो 14 से मेरे दोस्तों 18 तक आता है समता और समानता का अधिकार। आपसे बोल रहा है कि समानता का अधिकार कितना में है? तो अनुच्छेद 14 में है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है मेरे दोस्तों? तो लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील मणिपुर में मेरे दोस्तों, जो पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील में से गिनती की जाती है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, कौन सा पश्चिमी तट है? तो कौन सा पश्चिमी तट का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो कोंकण और मालाबार तट। कौन सा है? कोंकण और मालाबार तट। आपसे पूछ सकता है कि केरल में कौन सा तट है? तो केरल में मालाबार तट है मेरे दोस्तों। तो कौन सा पश्चिमी तट का उदाहरण है? तो कोंकण और मालाबार तट है मेरे दोस्तों, सब पश्चिमी तट का उदाहरण है। अगर पूर्वी तट का उदाहरण आपसे पूछता कि पूर्वी तट इनमें से कौन है, तो कोरोमंडल तट आपको देना था जवाब मेरे दोस्तों। पूर्वी तट का उदाहरण कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट है कोंकण और मालाबार तट। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? किस राज्य में सियांग नदी पर 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य मेरे दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में 300 मीटर का भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। आगे चलते हैं, कौन सा भारतीय समुद्र तट जो है सब ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है कौन? ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला, तो उड़ीसा के कोणार्क तट। कोणार्क तट कहाँ है मेरे दोस्तों? तो उड़ीसा के कोणार्क तट जो है सो